morning everyone, welcome to News Morning। नाज़रीन, हमारा मुल्क पाकिस्तान जहाँ पर बेशुमार मसाइल से घिरा पड़ा है, मुआशी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं। इन्हीं मसाइल के अंदर एक और मज़ीद जो इस वक्त जिस आफत का हमें ख़दशा और सामना है, ख़ास तौर पे अगर कराची और सिंध की बात करें तो वो समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय है, जिसको लेकर बहुत से खदशात का इजहार किया जा रहा है। गो के कराची की साहिली पट्टी पर अब जो है उसका ख़तरा टल चुका है, लेकिन हॉक्स बे पर तुग़यानी अब भी मौजूद है। ख़तरात ताहाल लाहक हैं, तेज़ हवाएँ चल रही हैं, तेज़ बारिशें हो रही हैं। इसके अलावा ठट्टा, बदीन जो है और सिजावल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके खदशात का इजहार किया जा रहा है कि आज दोपहर को या फिर शाम तक ये इनकी साहिली पट्टी से टकराएगा। इस हवाले से अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो जितने भी हमारे इदारे हैं, पाक फ़ौज है, NDMA है, PDMA है, हमारा जो सिविल गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इदारे हैं, वो तमाम तर अपनी कोऑर्डिनेशन के साथ काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अहम चीज़ गौर तलब है वो ये है कि आवाम जो हैं उनके हवाले से उनको इस टाइम अपनी ज़िम्मेदारी का इजहार करना होगा। ख़ास तौर पे जब माइग्रेशन की बात होती है तो कुछ लोगों ने दूसरे मकामात पर मुंतकिल होने से इनकार कर दिया, वो अपनी जगह छोड़ने पर बज़िद हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो खदशात हैं जिनको कहा गया है कि जो मखदूश इमारात हैं कि खुदारा उनको खाली करें, तो प्लीज़ आप ना सिर्फ अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं, बल्कि आपकी जो गफलत और लापरवाही है ये दूसरों की जानों के लिए भी खतरे का बाइस बनेगी। ऑब्वियसली पीपल हैव टू कोऑपरेट, आपको गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट या NDMA या पाक फ़ौज या दीगर इदारे अगर आपकी हिफाजत के लिए आपको इन जगहों से जहां से कहा जा रहा है कि समंदर टकराएगा। अच्छा, अभी भारत का जो गुजरात है और पाकिस्तान के अंदर जो सिंध के पास केटी बंदर, बार बार हमने जब से ये बिपरजॉय तूफ़ान का स्टार्ट हुआ तो इन दो एरियाज़ को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बाकी जगहों पर भी होंगे। कराची में शदीद तेज़ आंधी है, बारिशें हो सकती हैं, और मैं तो ये देख रही थी कि इसके इफेक्ट जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है ना, उसकी वजह से मुझे लगता है कि इसके ना सिर्फ कराची बल्कि दीगर शहरों में भी इसके और अभी जो हवाओं की बात करें, जो हवाई झक्कड़ जिनको कहते हैं, वो 27 से 29 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। अच्छा, और अमूमन जो हवाएं चलती हैं, वैसे जो अमूमन जो हवाओं की रफ्तार होती है जिसको आंधी आम अल्फाज में कहा जाता है, उनकी रफ्तार तकरीबन होती है तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की होती है। तो यहाँ से इसकी शिद्दत का, इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जैसे जैसे ये जो झक्कड़ है, ये जो तूफ़ान है, ये जो झक्कड़ है, ये जब करीब आएगा तो कहा यह जा रहा है कि इसकी जो रफ्तार है 90 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से होगी। तो इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है। वकास सलीम हमारे नुमाइंदे इस वक्त केटी बंदर में मौजूद हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खदशे का इजहार किया जा रहा है कि यहाँ से आज टकराएगा तूफ़ान। वकास, बताइएगा केटी बंदर के मनाजिर क्या हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्या तमाम की नकल मकानी को मेक श्योर कर दिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त केटी बंदर में इंतहाई खौफ व हरास का आलम है। शदीद तेज़ हवाएं चल रही हैं, वक्फे वक्फे से बारिश है। और अगर केटी बंदरगाह के समंदर की बात करें तो समंदर में बहुत ज़्यादा तुग़यानी दिखाई दे रही है। लहरें जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा 10 से 15 फुट की तुग़यानी है, और जो पानी है बंद से वो 2 से 3 फुट का रह गया है। और इर्द गिर्द के जितने भी देहात हैं वो रात देर गए से इंतज़ामिया ने खाली करवा लिए थे। जबकि केटी बंदर शहर जो है वो कल ही इंतज़ामिया की जानिब से पाक फ़ौज, नेवी और रेंजर्स के एहलकारों ने रेस्क्यू करके जितने भी केटी बंदर पर मुकामी अफराद थे उनको रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया है। इस वक्त केटी बंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली है। मौसम इंतहाई यहाँ पर ख़राब है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं। हवा की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि अपना तवाज़ुन रखना भी बहुत मुश्किल है। विकास, हम देख भी सकते हैं, आप भी शदीद मुश्किलात के बावजूद आप यहाँ पर खड़े हैं, हमारे नाजरीन को रिपोर्ट कर रखे हैं, ख़ुद भी महफूज रहिए। लेकिन ये बताइए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमने आपके पीछे देखा कि गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आमदोरफ्त का सिलसिला अभी भी तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है गवर्नमेंट के साथ नकल मकानी के हवाले से, कि उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, लोग जो हैं वो इंतहाई परेशान हैं और उनमें इंतहाई खौफ व हरास भी पाया जा रहा है। गो के इंतज़ामिया ने देहातों को घरों से खाली तो करवा लिया है, लेकिन बहुत सारे मकान ऐसे हैं, देहाती ऐसे हैं जो अपने घर में एक एक फ़र्द को छोड़ के गए हैं। ताहम उन्होंने अपनी फैमिलीज़
जितने भी कीमती सामान हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लिया है, जबकि मुकामी जो अफराद हैं वो भी इंतहाई परेशान है और हर कोई जो है वो इसी परेशानी के आलम में है कि एक ऑब्वियसली एक ऐसे कुदरती आफत जब आती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी तो होती है, फिर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना उसकी अलग मुश्किलात है। रजब अली को भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। वकास स्टे विद अस। रजब कराची मौजूद है। रजब, आप तो हमें लम्हा ब लम्हा डेली अपडेट भी करते हैं, साहिल पर आप रोज़ाना होते हैं, तो इस वक्त साहिल समंदर क्या मंजर पेश कर रहा है, समंदर के तेवर क्या दिखा रहे हैं? देखिए, कराची में जैसे कि तूफ़ान करीब आता जा रहा है, मौसमियाती तब्दीली अपनी जगह है, इसके साथ साथ जो है हवाओं के जो झक्कड़ जिस तरीके से कल चल रहे थे, तो आज अगर कहा जाए कि जो तूफ़ान से पहले वाली जो खामोशी होती है वो दिखाई दे रही है और वक्फे वक्फे से जो है वो तेज़ हवाओं के जो है झक्कड़ चल रहे हैं। हमारे कैमरामैन हमारे नाज़रीन को दिखाएंगे मोहिउद्दीन के किस तरीके से जो है वो बिखरा हुआ समंदर है और मौजे ठाठे मारता हुआ समंदर जिसे कहा जाता है वो मेरे अकब में देखा जा सकता है कि 3 से 4 फीट बुलंद लहरें जो है वो दिखाई दे रही है। ये ओल्ड क्लिफ्टन और सी व्यू का जो है साहिल है, जहाँ पर जो है वो दफ़ा 144 तो नाफिज कर दी गई है, लोगों की आमदरफ्त बंद कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती साहिल की तरफ आने की कोशिश की थी, जिन्हें हिरासत में भी लिया गया, जबकि दो दरिया के मकाम पर लोगों की जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा भी देखा गया। लोग फैमिलीज़ के साथ जो है वो वहाँ पर आए हुए थे दो दरिया के मकाम पर। उनका कहना था कि वो तूफ़ान देखने के लिए आए। हालांकि ये एक काफ़ी संजीदा सी बात है, चूँकि जो है देखें जब तूफ़ान आता है तो उससे कबल इस तरह के असरात अचानक हमने जो सुनामीज़ वगैरह की जो रिसर्च है उनमें यही चीज़ देखी है कि अचानक से मौसम जो है वो तब्दील होता है और समंदर बेपर कर जो है वो अचानक से बाहर आ जाता है। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद उन्हें सिर्फ डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है कि समुद्री तूफान अच्छा रजब, आ रहा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमने कल भी देखा कि लोग सिर्फ देखने के लिए ये तूफान कैसा होता है, लहरों की हद क्या है, तो लोग वहां पर मौजूद थे, नज़ारा कर रहे थे। तो इन लोगों को रोकने के लिए क्या इंतज़ामिया पुलिस वहां पर मौजूद नहीं है कि जो लोगों को करीब आने से रोके? और ये भी बताएं कि कराची से भी माइग्रेशन का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है या अभी लोग मौजूद हैं वहां पर? देखिए, कराची के जो साहिली इलाके हैं, खासतौर पर हम इस वक्त जिस मकाम पे खड़े हुए सी व्यू के साथ अपार्टमेंट और अपार्टमेंट के साथ जो है वो DHA की आबादी है। DHA ने भी अलर्ट इस हवाले से जारी किया हुआ है और काफ़ी हद तक लोग यहाँ से जो माइग्रेट हो भी चुके हैं, जबकि कुछ लोग अभी भी घरों में जो हैं वो महसूर हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द यहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। बट द मेन क्वेश्चन इज कि सीव्यू पर जाने वाले रास्ते उनको बंद क्यों नहीं किया गया है? फौरी तौर पर इनको बंद करना चाहिए है ताकि फैमिलीज, बच्चे, क्योंकि अच्छा, समंदर अगर बिफरा है, खुदा न ख्वास्ता कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है और लोगों को इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए है और इसकी संगीनी का हमें भी इदराक होना चाहिए। इससे पहले सेम ऐसा ही तूफ़ान 1999 में भी आ चुका है, तो उसके हवाले से हमें देखना चाहिए। उस वक्त भी दर्जनों सैकड़ों हलाकतें भी हुई थी, तो लोगों को इसकी संगीनी का इदराक होना चाहिए। ये कोई तफरीगा नहीं है, ये कोई मनाजिर नहीं है। खैर, अब केटी बंदर चलते हैं दोबारा से वकास की जानिब। वकास, बताइएगा, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो हिदायत हुकूमत की जानिब से दी गई थी कि माइग्रेशन का अमल जो है मुकम्मल किया जाए, कोई भी लोग यहाँ पर मौजूद ना हो, इसके अलावा जो बिल बोर्ड्स वगैरह हैं वो हटा दिए जाएं, ये तमाम तर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे इन पर अमल कितना हुआ है? क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर? अब तो रिहायशी लोग वहाँ पर मौजूद नहीं है। गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी मौसम की खराबी की वजह से सिग्नल्स का इस तरह मसला है। लेकिन हमारे रिपोर्टर्स को दाद देनी पड़ेगी जो इस शदीद तूफान में बाहर खड़े हैं, अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट कि ज़िंदगी इनकी भी अजीज़ है, फैमिलीज इनकी भी हैं, लेकिन ये लोग हमारे लिए बाहर बैठे हैं और फिर भी अगर लोग सीरियस नहीं लेते तो फिर बड़ा ही एक लम्हा फिक्रिया है। रजब अलमिया भी है, रजब हमारे साथ मौजूद हैं। रजब, ये बताइएगा, आप वहाँ पर मौजूद हैं, अच्छा, कुछ मखदूश इमारात थी कराची की जिनके बारे में कहा गया था कि सैकड़ों इमारात ऐसी हैं कि जो मखदूश है और उनको खाली करवाने के अहकाम जारी किए गए थे, तो कितना मेक श्योर किया है गवर्नमेंट ने वो इमारात खाली करवा ली गई हैं और बिल बोर्ड्स वगैरह के हवाले से भी अहकाम जारी किए थे?
जी 578 के करीब इंतहाई मखदूश इमारतें जो कि रिहाइश के काबिल नहीं है, और जैसा कि 3 रोज़ से इस हवाले से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ ज़िले इंतजामिया और पुलिस रेंजर्स मिल के जो है वो कोशिश है कि इन इमारतों को खाली कराया जाए, और काफ़ी हद तक इमारतें जो है वो खाली भी करा ली गई। ये ऑपरेशन गुज़िश्ता 4 रोज़ से जारी है, और काफ़ी इमारतें जो है वो, और इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उसके अलावा दुकानें हैं, वो खाली करा ली गई, जिन्हें सील कर दिया गया है कि तूफ़ान के ख़ात्मे तक जो है वो उनमें किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। दूसरी जानिब जो बात की गई कि सी व्यू के साहिल को लोगों की आमदरफ्त के लिए बंद नहीं किया गया, बंद किया गया है। पुलिस ने सील कर दिया है सी व्यू रोड, जो मेन सी व्यू रोड है उसको सील कर दिया है, लोगों की आमदरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। चूँकि साहिली पट्टी काफ़ी तवील है, ये जो है ओल्ड क्लिफ्टन से शुरू होकर 2 दरिया तक एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो तकरीबन जो है वो 8 से 10 किलोमीटर का ये फासला है। तो अतराफ में जो एरिया, जो DHA के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ से जो झेली सड़कें आ रही हैं उनमें भी काफ़ी सड़कों को बंद किया गया, लेकिन जो 2 दरिया का मुकाम है वहाँ पर काफ़ी हद तक जो झेली सड़कें हैं वो 2 दरिया की तरफ आती हैं, और कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है। तो इसकी वजह से लोग जो है वो 2 दरिया की तरफ जो है वो पहुँच पा रहे हैं, जबकि सी व्यू की तरफ जो है वो लोगों को आने से कबल ही जो है वो मैकडॉनल्ड सी व्यू जो है वहीं से। अच्छा रजब, ये बताइएगा, कल हमने देखा कि हॉक्स बे पर जो है वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी पानी दाखिल हो चुका था, और जो मिनोड़ा का रास्ता है वो मुनक़ता हो चुका था। अब भी क्या वो रास्ता पानी ताहाल मौजूद है वहाँ पर? देखिए, रात में जिस तरीके से समंदर चढ़ रहा था, तो रात देर तक तो काफ़ी हद तक समंदर चढ़ा था, वो रास्ता मुनक़ता हो गया था और होटलों के अंदर पानी आ गया था। उसके बाद एक मरतबा फिर जो है वो समंदर की तुग़यानी में कुछ कमी आई थी, जिसके बाद वो रास्ता तो खुल गया है। लेकिन समंदर इस वक्त भी मौजें मारता हुआ, अगर हम हॉक्स बे की बात करें तो हॉक्स बे पे इस वक्त भी जो है वो 2 से 3 मीटर बुलंद जो है वो लहरें आ रही हैं, और जो है वो हट से जो है वो पानी टकरा रहा है। जैसा कि तूफ़ान करीब आता जा रहा है, तो समंदर की जो है वो समंदर के तेवर भी जो है वो तब्दील होते हुए देखे जा सकते हैं। हमारे नाज़रीन को हमारे कैमरामैन मोहिउद्दीन दिखाएंगे कि किस तरीके से ठाटे मारता हुआ समंदर है, और ख़ास तौर पर अगर हॉक्स बे की जाए तो हॉक्स बे तो काफ़ी बुलंद लहरें। इस वक्त ये ओल्ड क्लिफ्टन और सी व्यू के मनाजिर है जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं कि किस तरीके से ठाटे मारता हुआ समंदर है, और 2 से 4 फीट बुलंद लहरें जो है यहाँ पर देखी जा सकती है। और समंदर जो है वो काफ़ी, यानी वॉल जो है, जो अगर बंद नुमा जो वॉल बनाई गई है सी व्यू के साहिल पर, उसके काफ़ी करीब यानी 100 मीटर के फासले पर ये पानी रह गया है। और बताया जा रहा है कि अचानक से जो तूफ़ान इंतहाई जब करीब आ जाएगा तो अचानक से मौसम में तब्दीली, इस वक्त भी सुबह चुके मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद था, और अब भी जो है वो बादल आ रहे जा रहे हैं, लिहाजा देखा जा रहा है कि मौसम की तब्दीली जो है वो काफ़ी तेज़ी से जारी है। और वक्फे से जो है वो जो तेज़ हवाओं का सिलसिला था, जो एक मरतबा कुछ थमता हुआ दिखाई दे रहा था, इस एक मरतबा फिर तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। जबकि वक्फे से समंदर में तुग़यानी, और समंदर में जो उसकी ठाठे मारता हुआ जो समंदर है वो अचानक से जो है वो लहरें उठती हैं और वो करीब आ जाती हैं, उसके बाद फिर से दूर चले जाती है। तो देखा ही जा रहा है कि जिस तरह से समुद्री तूफान करीब आ रहा है तो समंदर के तेवर भी जो है उसके साथ साथ, और रजब जैसे कि कैमरामैन दिखा रहे थे, हमने जो समंदर आपकी अक्ल में देखा है उसको देख के तो वहशत तारी हो रही है, लेकिन आप फिर भी खड़े हैं और हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ अपना भी ख्याल रखिए और जितना समंदर से ख़ास फासला मेंटेन कर सकते हैं वो कीजिए। लेकिन आप 2 दरिया की पहले हमें बात बता रहे थे कि 2 दरिया में जो है वो काफ़ी अलर्ट भी है, और वहाँ पर समंदर की लहरें जो हैं वो तकरीबन 2-4 फीट तक ऊपर आई भी हैं, और रेस्टोरेंट्स के अंदर भी हो गया है। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा सी व्यू देखने के लिए आते हैं, और फिर रेस्टोरेंट्स की एक तवील लंबी लाइन होने की वजह से लोग आउटिंग के लिए ऐसी जगहों का रुख करते हैं। तो किस हद तक उन्हें रोक दिया जाता है कि इससे आगे नहीं आना? क्या सी व्यू पे आने वाले रोड्स, क्या इनको कोई बंद किया गया है? देखिए, अगर आउटिंग की बात की जाए तो ये जो मैंने आपको बताया कि जैसे ये 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की जो ये पूरी रॉ है जो कि पूरे साहिल पर है, ओल्ड क्लिफ्टन से लेके 2 दरिया तक, यहाँ पर तमाम मॉल्स, तमाम होटल्स, तमाम शॉपिंग सेंटर्स वगैरह को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। तमाम आमदरफ्त के लिए सड़कें भी जो है वो बंद है। मेन सी व्यू रोड को सड़क आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। अलबत्ता पुलिस रेंजर्स का गश्त जो है वो जारी है, और लोगों को वहाँ पर रोका भी जा रहा है नाके लगा के, और जो ज़बरदस्ती अगर साहिल की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें हिरासत में भी लिया जा रहा है। समंदर काफ़ी जो है वो इस वक्त बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, और वक्त गुजरने के साथ साथ चूँकि समंदर बेपरजॉय जो है वो जिस तरीके से साहिल से, कराची से और केटी बंदर और जो है वो गुजरात से जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे मौसम की तब्दीली भी देखी जा रही है। मौसम की तब्दीली के हवाले से मैं जानना चाहूँ, अभी आप बता रहे थे कि झक्कड़ चल रही हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं, हमारे नाज़रीन को बताइएगा
कि आपके पास तो लाजमी महकमे मौसमियात से भी अपडेट आप रहते होंगे, वो क्या कहते हैं, बारिशों का सिलसिला क्या शुरू होगा? क्योंकि काले स्याह बादल तो हम आपके पीछे भी देख रहे हैं, तो क्या ये बादल बरसेंगे, कब बरसेंगे, और क्या अभी भी कोई वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है? देखिए, बारिशों के सिलसिले की अगर बात करें तो महकमा मौसमिया ने तो पेशगोई की थी कि 14 तारीख से 14 जून से जब ये तूफ़ान करीब आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया गया था। और गुज़िश्ता रोज़ हल्की बारिश और बाज़ मुकामात पर बूंदाबांदी भी देखी गई थी। अभी भी जो है वो जिस तरीके से जो तूफ़ान बताया जा रहा है कि तूफ़ान जैसे जैसे करीब आएगा तो बारिशों का इम्कान है। और जो है वो कराची समेत जो कराची के जो साहिली इलाके हैं उसके साथ केटी बंदर और केटी बंदर के अतराफ जो इलाके हैं सुजावल, बदीन, टट्टा, उनमें भी जो है वो तेज़ बारिशें, जैसे कि हमारे दीगर नुमाइंदान ने भी सुजावल और केटी बंदर से हमें आगाह किया कि वहाँ पर तो रात से जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अलबत्ता शहर में, कराची में अगर हवाओं की अगर बात करें तो जो 3 रोज़ पहले जिस तरीके से लू और गर्म हवा चल रही थी, गुज़िश्ता रोज़ देखा गया कि उन हवाओं में जो है वो ठंडक आ गई। यानी कल काफ़ी तेज़ हवा तो चल रही थी लेकिन हवा में ठंडक भी थी। इस वक्त भी जो है वो ठंडी हवाएं, तेज़ हवाएं चल रही है। उसके साथ जो है बताया जा रहा है कि आइंदा चंद घंटों के दौरान जो है वो बारिशों का भी इम्कान है। और ये बारिश गरज चमक के साथ, तेज हवाओं के साथ तेज बारिश का भी इम्कान अच्छा, इम्कान मौजूद है रजब। गो के जैसा कि कहा गया, रजब जैसा कि कहा गया है कि कराची के साहिली पट्टी से इस तूफान के टकराने का खदशा नहीं है, लेकिन जिस तरह आपके अकब में समंदर की लहरें जितनी ऊंचाई पर हम देख रहे हैं, उनका जो तेवर और मिजाज हम देख रहे हैं, फिर तेज हवाएं चल रही हैं, बेशक तूफान टकराएगा नहीं, इसका खदशा तो मौजूद है। ये तो एज इट सेल्फ बहुत अलार्मिंग है ना? जी ऐसा ही है, क्योंकि देखें अगर तूफान अगर 20, 25, 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के फासले पे भी अगर कराची से दूर भी अगर कहीं जाकर केटी बंदर और गुजरात के दरमियान भी टकराएगा तो उसके असरात लाजिम है कि केटी बंदर से लेके कराची तक की जो ये साहिली पट्टी है, मलीर हो गया उसके अंदर और शहर के दीगर इलाके हो गए जो साहिल के साथ है, वहाँ पर असरात जो है वो नमूदार होंगे और नमूदार होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। जिस तरीके से ठंडी हवाएं चल रही है और बादल जिस तरीके से देख रहे हैं और अकब में जो है वो काले बादल भी दिखाई दे रहे, तो कहा जा सकता है कि तूफान जब इंतहाई करीब केटी बंदर के करीब अगर भी पहुंचता है रजब, ठीक है, हम मजीद भी आपसे अपडेट्स लेंगे और आप हमारे साथ ही रहिएगा इस हवाले से भी। लेकिन इस वक्त अतीकुर रहमान खत्री हमारे साथ मौजूद है सजावल से, जो कि सबसे ज़्यादा जिसे कहा जा रहा है कि वहाँ पर नुकसानात सबसे ज़्यादा हो सकते हैं जब समंदर ये तूफान टकराएगा। तो आप बताएगा अतीकुर रहमान, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या तमाम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है और यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिब भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वहाँ पर ज़िला सजावल के जो साहिली इलाके हैं, शाहबंद और खारोछान हो गया या जाती हो गया, वहाँ पे लोगों को अक्सर रेस्क्यू कर दिया गया है। कल रात को अगर मुझे फिगर मिली है वो उसमें 13,000 लोग रेस्क्यू करने के अहकाम दिए गए थे। उनमें से 9,000 समथिंग रेस्क्यू हो चुके हैं, बाकी 3,000 रहते हैं रेस्क्यू करें। मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम इंतहाई माहौल, बादल छा चुके हैं, अभी किसी भी वक्त बारिश का अंदेशा भी है। वक्फे से सजावल में और साहिली इलाके हैं वहाँ पे वक्फे बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है और मौसम वो जो इंतहाई खुशगवार हो जा रहा है। मगर दूसरी तरफ लोग इस तूफ़ान की वजह से खौफ और हरास में नकल मकानी करके मुख्तलिफ मकामात पर आ रहे हैं। और इस वक्त मैं एक कैंप में मौजूद हूँ, वहाँ पर लोगों को देखा जा रहा है। अभी DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह पहुँचे तो वो भी विज़िट करके उसके बाद हमसे भी गुफ्तगू करेंगे, वो DIG हैदराबाद भी। तो यहाँ पर अंदर पूरा विज़िट हमने भी किया, फिर उनको शिकायत भी मिली। लोगों ने ये कहा कि हमें रात का जो खाना दिया गया था वो किसी काम का नहीं था, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ना मेडिकल चीज़ें मिल रही हैं, ना हमें कंबल दिए गए हैं, ना हमें मॉस्किटो मिल रही हैं, हम कहाँ जाएँ? इससे अच्छे तो हम अपने घरों में बैठे हुए थे, डूब जाते हैं समंदर के पानी में तो भी अच्छा था, मगर इससे अच्छे थे वहाँ पे। ना हमें बर्तन दिए गए कि हम अपना यहाँ पे गुजर सफ़र करके या सिटी से जाओ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाके वहाँ पर सब कुछ कर लेते, मगर हमें तो कुछ भी नहीं दिया गया, तो हम बस बेयार और मददगार बैठे हैं। इसी तरह जाति की भी सूरत ऐसी है कि वहाँ पर भी जो लोग हैं, जो मुतासरीन आए हैं, जो हिफाजती स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सरकारी दफातर है, वहाँ पे आके बैठे हैं, तो उनको भी वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा। लोग बेयार और मददगार हैं, इंसान सिर्फ तमाशा देखने में गई है।
अतीकुर रहमान, यकीनन ये जो माइग्रेशन का अमल होता है ये एज इट सेल्फ बहुत तकलीफ देह होता है। यकीनन घर जैसा माहौल तो होता नहीं है, किसी को किसी ना किसी सेक्रीफाइस करना होता है, लेकिन जिस तरह के दावे सिंध हुकूमत ने किए थे कि तमाम तर इंतजामात को मेक श्योर कर लिया गया है, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, हर तरह का ख्याल रखा जाएगा। आप तो खुद वहाँ पर मौजूद हैं, ऐनी शाहिद हैं। अच्छा ये बताएं कि जो इंतजामात हैं उनके हवाले से तो आपने बताया कि लोग गिले शिकवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बताएं कि कितने लोग इन कैंप्स में मौजूद हैं? क्या तमाम लोग नकल मकानी कर चुके हैं? सिजावल उन एरियाज़ में आता है ना जिसको शदीद खदशा है तूफान के टकराने का, तो माइग्रेशन का अमल सारा मुकम्मल हो चुका है या अभी भी ये अमल जारी है नकल मकानी का? जी, नकल मकानी का अभी पूरा हो चुका है, रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो चुका है। अभी उनको डिलीवर करने का दे रहे हैं कि DIG हैदराबाद से पहले हमारी बात हुई, उसने बताया कि सारे लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया है, अब उनको फैसिलिटी से हमें प्रोवाइड करने का टाइम आ चुका है। तो इसलिए हम सुबह से विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या इंतजामात हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए कि मुख्तलिफ जो कैंपें हैं जो खीमा बस्तियाँ कायम की गई हैं लोगों को हिफाजती जगहों पे बिठाने के लिए, कहीं पे 2000 लोग बैठे हुए हैं, कहीं पे 1200 लोग बैठे हुए हैं, मगर रेशो देखा जाए तो 500 से ज़्यादा लोगों को स्कूल्स में रखा जा रहा है। जो बड़े स्कूल्स हैं, छोटे स्कूल्स में तकरीबन 2 से 3 फैमिलियाँ हैं जिसमें 50 से करीब लोग आ जाते हैं, उनको वहीं मुंतकिल किया जा रहा है। तो तूफ़ान की सूरत हाल अभी क्योंकि कुछ घंटे सजावल और ठट्टा के लिए इंतहाई हसास करार और इंतहाई अहम है, क्योंकि इसी दौरान बताया गया है कि तूफान आ सकता है, क्योंकि ये कुछ ही घंटे के अभी लम्हात बाकी है। तो कल हमने वो विजिट भी किया था, समंदर की जो लहरें थी बड़ा चैलेंजिंग है ऑब्वियसली, एक तो इनको डिलीवर करना, इनको फैसिलिटेट करना और फिर उसके बाद बाकी लोगों को रेस्क्यू भी करना। लेकिन ये बताइएगा कि सबसे बड़ा अभी जो सवाल ये है कि कल जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो कुछ माहीगीर कहे थे कि उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा और पाक बहरिया के जो दस्ते हैं वो समंदर में उतरे हैं उनको ढूंढने के लिए और वापस लाने के लिए। तो क्या तमाम माहीगीर समंदर से वापस लौट चुके हैं? जी, तमाम माहीगीर जो हैं वो समंदर से आ चुके हैं, उन्होंने अपनी कश्तियां भी किनारे पे, समंदर के किनारे पे लगा दी हैं। और पाक फौज, पाक रेंजर, सिंध पुलिस के जो एहलकार अफसरान हैं वो रेस्क्यू में सबसे कोशां हैं। मैंने सबको इनको फ्रंट लाइन पे देखा है कि किस तरह वो काम कर रहे हैं, पूरा मेहनत और लगन के साथ। पाक आर्मी के दस्ते रात के 4 बजे तक वो पानी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं। रात के वक्त जो इंतजामात हैं वो देख रहे हैं लोगों को, जो लोग डूब गए थे, क्योंकि कल हमें इतला मौसूल हुई थी कि खारोचान में लोगों को डूब चुके थे, उनको भी फर्स्ट टाइम भी वो पहुंच के ठीक है। अतीकुर रहमान, आपसे हम मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। रजब, आप भी अपना बहुत सा ख्याल रखें, आप लोगों से इस बारे में लम्हा ब लम्हा हम लोग अपडेट्स लेते रहेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और बेबर जोई के हवाले से हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट भी कर रहे हैं, बट कुछ सियासी मंजरनामे का अहवाल भी आपसे शेयर करते चलते हैं। बहुत सी सियासी खबरें भी इंपॉर्टेंट हैं और स्पेशली इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबात से पहले हमने देखा था कि पहले तो ये जब हुकूमतें इकट्ठी हुई हैं सिर्फ एक मोटो पर इकट्ठी हुई थी कि इन्होंने जो गुज़श्ता हुकूमत है उसको गुड बाय करना है और उसके बाद खुद इक़्तिदार में आना है। अब वो खुद इक़्तिदार में आने के बाद मिनिस्ट्रीज इनके पास मौजूद हैं, 13 जमातें मिलकर ये हुकूमत चला रही हैं, लेकिन अब इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं जिसका बरमला इजहार पीपल्स पार्टी कर भी चुकी है। बट अभी राइट नाउ इलेक्शन कमीशन की जानिब से कह दिया है कि दे आर फुल रेडी फॉर द इलेक्शंस। पहले सिर्फ ये कहा जा रहा था कि हमारे पास फंड्स नहीं थे, लेकिन अब जैसे ही बजट पेश हुआ तो फंड्स मुख्तस कर दिए गए। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरवाजे खोल दिए। इस बात का बारहा बरमला इजहार कर चुका है कि वो इलेक्शंस के लिए तैयार है, लेकिन जो सियासी जमातें हैं, खासतौर पर हुकूमत में मौजूद जमातें हैं, वो इलेक्शंस के हवाले से इब्हाम में मुब्तला नजर आती हैं, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि वो इससे तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपके वक्त का। सर ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन जब कह चुका कि उनकी तैयारियां पूरी हैं, हम इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार हैं, अब सियासी जमातें जो हैं वो इब्हाम का शिकार हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी कुछ तोजीहात पेश करते हमें नज़र आए। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन की भी ये जिम्मेदारी है कि इंतखाबात को बर वक्त मेक श्योर करना कि जो इंतखाबात हैं वो अपने वक्त पर हों? देखा जी, सियासी जमातों का या हुकूमत पाकिस्तान का या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का
इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के इंतखाबी शेड्यूल के बारे में कोई अमल दखल का कोई किरदार नहीं है। अब ये सियासी जमातें हों या दारी साहब फजल रहमान साहब कहते हैं कि हम तारीखें देंगे, हम बताएंगे 2 महीने में इलेक्शन होता है कि नहीं होता, तो ये इनके कुछ सियासी बयान होते हैं। इनको आप बिल्कुल सीरियसली ना लें, संजीदा ना लें। इन्हों को ना ये आइन पढ़ते हैं, ना कानून पढ़ते हैं, ना इनके किसी इदारे के इख्तियारात का इल्म होता है। वो अपनी पार्टी के लोगों को मुतर्रक करने के लिए इस तरह के स्लोगन देते रहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अब आईनी जिम्मेदारी है कि पहले उन्होंने 22 मार्च को 30 अप्रैल का इलेक्शन 8 अक्टूबर को उन्होंने नई डेट मुकर कर दी थी। वो इख्तियारात थे उनके पास, उसके इख्तियारात को इस्तेमाल किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामलात में बिला वजह दखल अंदाजी करके वो 8 अक्टूबर को जो इलेक्शन थे उसको सवालिया निशान बना दिया। अब वो नजर सानी की दरखास्तें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, उसका फैसला हुआ। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तैयारी मुकम्मल की हुई है। लेकिन एक और बड़ी बात बताएं कि 12 अगस्त को जब असम्बली कौमी असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी, तहलील हो जाएगी अपने 5 साल मुद्दत पूरी करने के बाद, और 15 अगस्त और 18 अगस्त को सुबह सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद आइन के आर्टिकल 224 के तहत अपना शेड्यूल जारी करेगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मशावरत करने के बाद। इसमें किसी सियासी जमात का कोई लेन देन नहीं है। उस अरसे में केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। बट सर अभी ये भी एक आम राय पाई जा रही है सियासी हलकों में, ये भी एक चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद 14 अगस्त से 2-3 रोज़ पहले तक असम्बलियों को डिसॉल्व नहीं बल्कि उनको तोड़ दिया जाए। जब तोड़ दिया जाएगा तो फिर इलेक्शंस आगे 90 डेज मजीद 52 से वो ड्यूरेशन 90 डेज का चला जाएगा। ये दुरुस्त है। ये तो ख्याल हैं वफाकी हुकूमत के पास और सूबाई सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमत के पास कि वो आगे 60 दिन के बजाय 90 दिन के इंतखाबात करवाते हैं, तो 1 हफ्ते पहले असम्बली डिसॉल्व कर दें, कोई हर्ज नहीं। ये तो उनके पास आईनी इख्तियारात हैं उनके पास। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि चाहे 90 डेज में भी इलेक्शन होते हैं तो फिर ये नवंबर 15 नवंबर से ज्यादा नवंबर का आखिरी हफ्ता जो है वो इलेक्शन होने के इम्कानात मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास अब कोई जवाब नहीं रहेगा कि जी वो अपने इलेक्शन शेड्यूल में रद्द-ओ-बदल करे। वो उसके 90 दिन या 60 दिन को मद्देनजर रखते हुए वो अपना शेड्यूल जारी कर देगा। और जहां तक मरदमशुमारी का मामला आ रहा है तो मेरे ख्याल में जाती जो हमारा इल्म है या तजुर्बा है तो वो जो कहेगा ठीक है जी मरदमशुमारी तो कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, तो अब हम पुरानी हल्का बंदियां जो उन्होंने अक्टूबर 2022 में की थी उसकी बुनियाद पर ये इंतखाबात करवा देंगे। इंतखाबात हो जाने चाहिए। तो देखिए हल्का बंदियां तो होती रहती हैं। ये इस हुकूमत का मुझे तो पता नहीं चला, अजीबो गरीब उन्होंने कहानियां गढ़ी। हमारे वक्तों में 10 साल के बाद हल्का बंदियां होती थी, और जब हल्का बंद है उसके बाद 10 साल के बाद, अभी हर तीसरे साल, हर साल, दूसरे साल ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, हल्का बंदी, फिर बात होती है हल्का बंदी। तो बिना कानून में लिखा हुआ है। ये इन्होंने दरअसल इलेक्शन एक्ट 2017 में बड़ी गड़बड़ की इन्होंने। लेकिन कंवर साहब पुराना जो था एक्ट 74 उसमें लिखा हुआ था कि जी हल्का बंदियां होती जाएगी और हमारा से भी कोई ताल्लुक नहीं है और वो जनाब इलेक्शन होते रहेंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने एक नया इलेक्शन एक्ट में पाबंद कर दिया इलेक्शन कमीशन को, हल्का बंदियां, मर्दमशुमारी, ये सारे मामला इन्होंने हाश-बाश कर दिए इलेक्शन एक्ट 2017 में। लेकिन बहरहाल अब इलेक्शन में पाकिस्तान के पास कोई ग्राउंड नहीं बचेगा कि जनाब जब इलेक्शन जब ठीक है 90 दिन का हो या 60 दिन का हो, वो जब अपना शेड्यूल जारी कर देगा। अब उसमें कोई लेन देन नहीं होगा। फंड मिल गए हैं इनको 48 अरब रुपया, और 15 अरब रुपए भी अगर क्वेश्चन में रखती है और मजीद खर्चा बढ़ जाए तो 15 अरब ही मिल जाएंगे। लेकिन कंवर साहब सर हमारा सवाल ये है कि सर पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों होता है कि इलेक्शन इल्तवा का शिकार होते हैं, कभी सिक्योरिटी को बहाना बनाकर, कभी फंड्स की अदम दस्तयाबी को बनाकर। सर इराक जंग ज़्यादा मुल्क था, जंग के दौरान भी वहाँ पे एक दिन भी इलेक्शंस हमने डिले होते नहीं देखे। अभी टर्की में इतने मैसिव लेवल पर अर्थक्वेक आया, जल्जला आया, सैकड़ों लोग लुकमा अजल बने, उसके बावजूद सर हमने देखा कि वो तमाम तर इलेक्टोरल जो प्रोसेस होता है उससे वो गुजरे, नई गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से अपने उसका क़याम वजूद में आया। तो सर पाकिस्तान में तो इतनी कोई ख़ास रीज़न भी नहीं होती है, तो आप नहीं समझते कि इलेक्शंस डिले हों, अपने टाइम पर हों, इन सब के लिए नज़रिया ज़रूरत और विल की ही कमी हमें देखने में आती है। जब उनको लगता है कि इलेक्शंस करवा दिए जाएं तो इलेक्शंस हो जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सर इलेक्शन कमीशन, हमारे इदारे भी तो जिम्मेदार हैं सियासतदानों के साथ साथ।
ये बड़ी दुरुस्त बात कही आपने, बड़ी जानदार बात कही है, बड़ा दुख दर्द की बात आपने कह दी। पर हमारा भी दुख दर्द यही है कि इंडिया में 1951 यानी 51 से लेकर आज तक इंतखाबात जो है वो सरसर हो रहे हैं। हमारी भी ये ख्वाहिश थी कि जब हर 3 साल बाद, ये 5 साल बाद इंतखाबात हो या 3 साल बाद इलेक्शन हो, बीच में दरमियान में सब्जियां टूटती रहती हैं, लेकिन इलेक्शन का तसलसल जारी रहना चाहिए। यहाँ हर मामले में किसी ना किसी तरीके से हमारी बज़ाहिर है बीच में माशाल्लाह भी लगते रहे, बिला वजह जुलाई में लगा, अक्टूबर में लगा, इसे सारा सिस्टम नंबर हो गया। हमारी अदलिया ने जो है वो पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को मद्देनजर नहीं रखा, वो अपने मफादात के तहत फैसले करते रहते हैं। आप पूरी हिस्ट्री देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तो एक छोटा सा इदारा है, कोई करते हैं, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारी आला अदलिया, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने अपने मफादात के तहत फैसले किए, इन्होंने अपने अपने अशराफियों को मद्देनजर अपने फैसले किए। क्यों उन्होंने ज़ियाउल हक के मार्शल को तस्लीम किया, क्यों उन्होंने मुशर्रफ साहब के मार्शल को तस्लीम किया? लेकिन बहरहाल नजरिया जरूर तो नाम निहाद होता है, ये अपने मफादात होते हैं, नजरिया मफादात होता है, नजरिया जरूरत नहीं होता, नजरिया मफादात होता है। इन रूसी मफादात से इनके जलाल में देखिए आप, इनके दगार मुल्कों में आप वो भी छानबीन करें ना आप इनको, तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये सारे मामला हमारी अदलिया का भी कसूर है, हमारे इदारे, बाकी राज्य फौज के पाकिस्तान, ये मुल्क पाकिस्तान पहला बदकिस्मत मुल्क है दुनिया की तारीख में। 156 मुल्कों की बदकिस्मत तरीन पाकिस्तान मुल्क है कि जब इलेक्शन होते थे फौज अंदर और बाहर खड़ी होती है। दुनिया के किसी मुल्क में भी जो है आर्मी का या यहाँ तक पुलिस का एक सिपाही खड़ा होता है पोलिंग स्टेशन के बाहर। सर यहाँ पर लोगों को भी तो काबू में करना मुश्किल होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, गन्स चल जाती हैं, उसकी सिक्योरिटी, खैर लेट्स नॉट गेट इनटू दिस डिबेट। अभी आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम पर ये गवर्नमेंट इलेक्शंस को डिले कर सकती है? क्योंकि अभी कुछ तेवर तो हमें मौलाना के बयान के बाद, आज़म नज़ीर तारड़ के, अता तारड़ के ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं, एजेंसी ऐसा लग रहा है कि कुछ इमरजेंसी लगा कर, क्या कानून में इसकी कोई गुंजाइश है या इलेक्शन कमीशन के क्या इख्तियारात हैं इस हवाले से अगर कुछ होता है तो? इलेक्शन कमीशन ने किसी वज़रा की बातचीत पर ध्यान नहीं देना। ये वो इलेक्शन कमीशन नहीं है जो 2018 में, ये 2023 का इलेक्शन पाकिस्तान है। इन्होंने किसी के दबाव में नहीं आना। वो जो उन्होंने 30 अप्रैल का इलेक्शन 8 अक्टूबर को किया था, वो एक आर्मी सिक्योरिटी के एहतराम में किया था, ये हम आपको एहतराम नहीं दे सकते, तो उन्होंने एहतराम किया कि ठीक है हमारी फौज, हमारी कौमी फौज है, उनकी तरफ से दरख्वास्त आ गई है, ठीक हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्या हक पहुंचता था कि जनाब इलेक्शन की पाकिस्तान के फैसले को करदम करके 14 मई की डेट कर, 14 मई तो गुजर गई, तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए था ना कि आईन और कानून को देखते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को तस्लीम करना चाहिए था। तो उन्होंने 14 मई डेट रख दी। तो ये भी तो सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा जाएगा कि आपको क्या हर्ज था, आपको इलेक्शन 14 मई को या 8 अक्टूबर को तो आपका आईन और कानून के बारे में क्यों दाखिल किया आपने? तो ये सारी चीजें भी आवाम पूछे ना उससे। तो लेकिन बहरहाल अब हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन 9 सितंबर को आपका प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो नशिस्त खाली हो जाएगी, सबकदोश हो जाएगी, 5 साल मुकर्रर करें। तो यहाँ भी एक मसला होता है कि जब तक 4 सूबाई असेंबली ना हो और यानी पूरे 6 यूनिट ना हो तो सदर का इलेक्शन नहीं होता। अब सदर का इलेक्शन होगा नहीं, और चेयरमैन सेनेट साहब जो है वो बिला वजह बन जाएंगे नैब अपने क्या मुकाम प्रेसिडेंट पाकिस्तान। और इसके बाद सबसे बड़ी अहम बात है कि सारा सिलसिला हमारा जो है वो भी एक किस्म का धर्म बर्म हो जाएगा। सर ये सब कुछ तय आपने हमने तो नहीं किया, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सर। होने के बाद 90 दिन हो या 60 दिन हो, लेकिन कमर साहब अगर एक दफा फिर से जैसा कि लग रहा है, होते रहते हैं, मुख्तलिफ एनजीओ में अपने नंबर बनाने के लिए बातें करते रहते हैं, उनकी हमें कोई परवाह नहीं है। इलेक्शन पाकिस्तान कमर साहब आइन क्या कहता है सर? जरा आइन पर रोशनी डालिएगा, आइनी शिक पर रोशनी डालिएगा कि अगर इन हालात के अंदर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम पर या किसी भी चीज़ को जवाज या बुनियाद बनाकर इलेक्शन डिले किया जाता है तो सर ये तो सरासर आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन फिर क्या इसकी तशरीह करता है? आइन क्या कहता है इस बारे? आइन तो मुल्क की सालमियत के लिए सब रास्ते देता है। आइन जो होता है वहदत की निशानी है। आइन है जहाँ अगर आपको कहा है कि 90 दिन में इंतखाब कराएं या 60 दिन इंतखाबात कराएं तो आगे नामुज़ीर हालात भी देख लेते हैं, जैसे आप कराची के शराब का आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सारी चीजें मामला को देखते हुए। लेकिन अब ये सब बादल छट चुके हैं। अब आपको 50 अरब बैग मिल चुका है, सिक्योरिटी का मसला भी खत्म हो चुका है। वो 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाना ही करवाना था, अब सिक्योरिटी के मसले भी हल हो जाएंगे। तो मुझे नजर नहीं आ रहा
कि अभी किसी किस्म का भी कोई आईनी या कानून कोई डिफिकल्टीज पेश है, मुकदमे चलते रहते हैं, इमरान खान के खिलाफ मुकदमे चलते रहेंगे, अदालतें रिलीज देती रहेगी, जमानतें होती रहेंगी, लेकिन इलेक्शन का जो मामला है वो भी होता रहेगा। एक नई पार्टी बन गई है, तीसरी फोर्स भी बन गई, बनती रहती है जोहरी मुल्कों में। ठीक है, नई पार्टीज भी बनी हैं और बनती रहती हैं, माजी में भी बनती रही हैं। बहुत शुक्रिया गवाह दिलशाद साहब। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि उनको मद्देनज़र रखा जाए, आइन को मुकद्दम रखा जाए और इलेक्शंस अपने टाइम पर हों। खैर अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर इस पे जो गवाह दिलशाद साहब बात कर रहे थे उसमें मरदमशुमारी के हवाले से आप देखिए, चेयरमैन नादरा की जो तब्दीली है वो भी इसी इलेक्शन से ही जुड़ी है, क्योंकि नादरा के पास है तो तमाम वोटर लिस्ट का डेटा मौजूद होता है। पीपल्स पार्टी चाह रही है कि हमारे चेयरमैन नादरा आए, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून चाह रही है हमारे चेयरमैन नादरा आए, तो ये एक बहुत बड़ा है। और फिर मरदमशुमारी पे तो तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मरदमशुमारी जो नहीं होगी और फिर उसके तहत हल्काबंदियाँ होंगी, लेकिन सही मरदमशुमारी करवाने के लिए कोई हुकूमत तैयार नहीं। पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ पर इदारे नहीं, शख्सियात मजबूत होती हैं, तो वहाँ पर इसी तरह शख्सियात के ऊपर ही बहस होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर नाज़रीन पाकिस्तान में बेपनाह मसाइल हैं, मईशत की ज़बू हाली है, फिर बिपरजोए तूफ़ान के खदशात जो नज़र आ रहे हैं जिस पर हम बात करें, ये तमाम बुरी खबरें अपनी जगह, लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी हमने कहा आपसे शेयर करें। बहुत सुबह से हमने आपको डरा दिया, बहुत सी खबरें हमने शेयर कर ली। कश्मीर की बात करते हैं और कश्मीर को जन्नत नज़ीर वादी भी कहा जाता है कि ये दुनिया के अंदर जन्नत का एक टुकड़ा या एक नमूना है। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से बात करेंगे बिपरजॉय की, और इस वक्त बदीन की सूरत हाल क्या है। वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे। बताइएगा बदीन में क्या मनाजिर देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या हालात हैं, क्या मनाजिर हैं, यहाँ पर नकल मकानी का अमल मुकम्मल किया जा चुका है क्या? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला बदीन के साहिली इलाके ज़ीरो पॉइंट के मकाम पर मौजूद हूँ। ये जो मकाम है वो गुज़िश्ता कई दिनों से ख़बरों से सुर्खियों का हिस्सा रहा है, लेकिन आज इस मकाम पर जो नई बात नज़र आई है कि समुद्री तूफ़ान जो बिपरजॉय के जो असरात हैं उन्होंने बाकायदा से यहाँ पर नमूदार होना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जदीद तर्ज का जो मल्लाहों के लिए, माहीगिरों के लिए बनाया गया पुल था वो आज उखड़ कर समुद्री हवाओं की जद में आ चुका है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। समुद्री तूफ़ान पिलर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो माहीगिरों की कश्तियाँ समंदर के किनारे पर लंगर अंदाज की गई थी, उनके रस्से, उन्हें जो बांधने के लिए लंगर थे वो टूट कर उखड़ चुके हैं और ये जो कश्तियाँ हैं वो बेकाबू होकर बेहंगम अंदाज में समंदर के अंदर टहल रही है और कई कश्तियाँ गहरे पानियों के अंदर भी जा चुकी हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। मैं आपको ये बात बताते चलूँ कि समुद्री तूफ़ान जो बिपरजॉय है उसके असरात ने इस चाइना पुल को, ये जो पुल है जदीद मैन्युफैक्चर पुल जो माहीगिरों के लिए बनाया गया था पाकिस्तान फिशर फोरम के तवस्सुत से, वो भी उखड़ चुका है और मलाहों की जो कश्तियाँ थी, माहीगिरों की जो कश्तियाँ थी वो इन लंगरों से उखड़। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शाह बंदर का रुख करते हैं, वहाँ पर भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। बताइएगा शाह बंदर की सूरत हाल कैसी है, वहाँ पर क्या मनाजिर हैं? समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय के असरात जो है वो जोहर जमाली में भी हो चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि कल के ऐलानात के बाद आज जोहर जमाली की मार्केटें भी जो वो तमाम बंद हैं। इस वक्त जो है वो शहरी खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तेज़ हवाएँ इतनी तेज़ चल रही हैं कि हमसे रुका भी नहीं जा रहा। मज़ीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ के जो इलाका मकीन है उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि इस तूफ़ान की वजह से लोगों में जो है वो शदीद खौफ व हिरास पाया जा रहा है। इस वक्त अगर शाह बंदर की अगर बात की जाए तो शाह बंदर के मकाम पर भी इस वक्त जो वो तेज हवाओं का सिलसिला जो वो जारी है। आसमान पर काले घटाओं ने अपने डेरे जमाए हुए, सुबह से ही जो है वो हल्की हल्की बारिश का सिलसिला भी जो वो जारी है। मजीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल के ऐलानात के बाद आज जोहर जमाली और शाह बंदर की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी जो वो क्लोजिंग नज़र आ रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जोहर जमाली इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है। शहरी जो है वो खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहे, इतनी तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो तेज़ हवाओं के बाद शहरी भी खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। मसाजिदों में ऐलानात भी किए जा चुके हैं कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें और शहरी जो है वो अपने महफूज मकामात पर ही रहें, क्योंकि इस तूफ़ान की वजह से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से शहरी जो है वो शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला हो चुके हैं। खौफ व हिरास में मुब्तला हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। PNN के मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ अजला से हमें अपडेट कर रहे हैं। आप तमाम नुमाइंदगान
आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना भी ख्याल रखिए, और वो तमाम नाजरीन जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एज अ फ़न इस तूफ़ान को मत लें, साहिल समंदर का रुख ना करें, और जैसे जैसे गवर्नमेंट के अहकाम जैसी एडवाइजरी जारी की गई है प्लीज़ उसको फॉलो करें, क्योंकि अगर आप महफूज रहेंगे तो ही आप अपने आप को, अपनी फैमिली को बचा सकेंगे और दोबारा जाकर अपने घरों में वापस जा सकेंगे। बट अपने इंजॉयमेंट के लिए आप साहिल समंदर का अगर रुख करते हैं, तफरीह के लिए कम से कम ये कोई तमाशा नहीं है, इसका बराह रास्त ताल्लुक आपकी जानों से है, तो लिहाजा सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा करें, अंदाज़ा लगाएं, और ना सिर्फ आप अपनी जान की जिम्मेदारी का, अपनी जान की हिफाजत करें, बल्कि दूसरों की जान की भी हिफाजत का बाइस बने, ना कि अपनी जान के साथ साथ आप दूसरों की जानों को भी खतरों में डालें। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हुए हम अब आपको खबर देते हैं, ये तो हमने आपको बिपरजॉय के हवाले से बता दिया, बट कॉन्गो वायरस क्योंकि अब बड़ी ईद आने वाली है और जानवरों की ख़रीदारी का अमल भी शुरू हो चुका है, बड़ी मवेशी मंडियां जो हैं वो लग चुकी हैं और वहाँ पर लोग रुख कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने और जो महकमा सेहत है उन्होंने एक जो है वो तहलका मचाया है। उन्होंने कहा कि जो कॉन्गो वायरस है वो ये जानवरों के ज़रिए मज़ीद फैलते हुए हमारे घरों तक दाखिल हो सकता है, तो जब जानवरों की ख़रीदारी के लिए आप लोग जाते हैं तो एहतियाती तदाबीर ख़ुद भी करें, और फिर उन्होंने अलामात भी बताई हैं कि आप ये एहतियाती तदाबीर करें अगर आपने रहना है, क्योंकि अपने आप को कवर रखेंगे, उनको हाथ लगाएं, अगर जानवर को आप देख रहे हैं हाथ लगा रहे हैं, ज़ाहिर है ऑब्वियसली चेक करने के बाद ही आपने जानवर की ख़रीदारी करनी है ना, तो फिर आपने उन्हीं हाथों से, हाथ साफ़ किए बगैर उन्हीं हाथों से ना तो कुछ खाना है ना अपने मुँह पर लगाना है। इस तरह की छोटी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो बार बार डॉक्टर्स कह भी रहे हैं कि वो आप करें, क्योंकि कॉन्गो वायरस एक जो है वो संगीन वायरस है जिसकी बाइस बहुत सी हलाकतें भी रिपोर्ट हो रही हैं, और ख़ास तौर पर जो मवेशी मंडी जाने वाले लोग हैं ना, जो कपड़े पहनकर आप मवेशी मंडी जा रहे हैं वही कपड़े पहनकर आपने कहीं और नहीं जाना है, फ़ौरन आकर शॉवर लेकर तब्दील करना है। और ये कॉन्गो वायरस सिर्फ जानवरों की हद तक ही महदूद नहीं है, आपकी गफलत और लापरवाही से ये आप में भी मुंतकिल हो सकता है, इंसानों में भी मुंतकिल हो सकता है। इसी पर बात करने के लिए डीजी लाइव स्टॉक डॉक्टर नज़ीर कुल्हड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुल्हड़ो साहब आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो ये बताएं ये कॉन्गो वायरस है क्या और इसकी अलामात क्या होती हैं? वो क्रेमन हेमोरेजिक फीवर वायरस, ये जो CCHF होता है, ये वायरस इस वजह से लेवल 4 का वायरस है, ख़तरनाक है, क्योंकि इसके लिए कोई इलाज या टीका वैक्सीन हमारे पास मौजूद नहीं है, और ये अमूमन जो है ना वो जानवरों में जब पाया जाता है वहाँ परमानेंट होता है, यानी अगर किसी गाय को या किसी कैटल को या किसी जानवर को ये हो जाए तो वहाँ पानी हमें नहीं मिलती, वो क्योंकि सदियों से ये वायरस उस पॉपुलेशन में रह रहा है, तो वहाँ पे रह रह के वो ऐसा रिलेशनशिप बना चुका है जिसमें वो कोई बीमारी पैदा नहीं करता जानवर में। इशू कहाँ से आता है, वो जो टिक होता है, जो वहाँ पे कीड़ा होता है जो उनको स्किन को खून चूसने वाला होता है, वो जब बाइट करता है और वो जंप लगा के ह्यूमन को भी वो बाइट करता है, तो फिर जाके वो ट्रांसफर होता है। एक तो ये मामला है। अमूमन पे तौर पे इतने डरने की बात नहीं है, रीज़न उसका ये है कि जो भी ईद उल अज़हा के लिए जानवर तैयार होते हैं, और आपने इसकी अगर तैयारी देखी हो कराची की सराउंडिंग, सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर, तो रोज़ाना उनको नहाया धुलाया जाता है, तो आमतौर पे जो गंदगी वाला जानवर होता है वहाँ पे वो टिक अटैक करती है। जब एक जानवर को आप रोज़ाना नहलाएं धुलाएं, उसको साफ़ करें, उसको कपड़े से जो है ना वो साफ़ करें, तो उस पर कोई टिक या इस तरह के खून चूसने वाले कीड़े का चांस नहीं होता। तो अमूमन 99.9 जो ईद उल अज़हा वाले जानवर हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा संवारा जाता है और रोज़ाना बुनियाद पर उनको तैयार किया जाता है 3-4 महीने में। एक और जो सूरत हाल है, अभी भी जितने भी केसेस आ रहे हैं वो हमने देखा है कि या तो बलूचिस्तान से उन इलाकों में जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, वो कराची में जब आ जाते हैं इलाज मुआवजे के लिए तो यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं, लेकिन कराची की मंडी से कोई बाहर आ जाके यहाँ से रिपोर्ट नहीं होता। दूसरा, अगर अफगानिस्तान का वहाँ से बॉर्डर से कोई बंदा आ जाता है इलाज मुआवजे के लिए बलूचिस्तान या कराची तक या सिंध के कुछ इलाकों में, तो यहाँ से फिर वो रिपोर्ट होता है। तो आमतौर पे अगर देखा जाए तो ये इंसिडेंस बहुत कम है कि आप जानवरों के पास गए, खासतौर ईद उल अज़हा के जानवर जो उनको न सिर्फ पहले तैयारी के मराहल में इतना तैयार किया जाता है, संवारा जाता है और साफ किया जाता है, जहाँ पे कीड़े बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, जो जाहिर है ईद के जो जानवर है उनको तो नहला धुलाया जाता है, बट अगर ये कॉन्गो वायरस खुदा न ख्वास्ता किसी इंसान में मुंतकिल हो जाए तो फिर इंसान में इसकी अलामात क्या होंगी? बिकॉज आपने बताया कि ये जो टाइप है वो वायरस की टाइप 4 है और इसके लिए कोई वैक्सीन भी नहीं है। जानवरों और इंसानों दोनों के लिए कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है?
नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इस वायरस का जिस तरह HIV एड्स की वैक्सीन बनाना मुश्किल थी इसके लिए भी, और इसकी मार्केट साइज भी बहुत कम है क्योंकि ये लग जाने के बाद पता चल जाता है। अगर कैटल में जब जानवरों में ये है वायरस उस टाइम हमें पता चल जाए तो हम खूब वैक्सीन उसकी करें। एहतियात तदाबीर में हम क्या कहते हैं कि हम उनको कहते हैं कि आप स्प्रे करें, और उसके अलावा जो है वो इसके जो कीड़े हैं अगर कोई नज़र आता है तो उसको आप वहाँ से हटाएं, और आमतौर पे अगर कोई कीड़ा जो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं वो मुंतकिल करते हैं। इंसानों में नहीं, सांस के थ्रू या टच के थ्रू नहीं लगता। हाँ, ये अलबत्ता है खसूसन जो घरों में जो होते हैं हमारी, उनके लिए ये एक मशवरा है कि खसूसन क्योंकि जब जानवर में कीड़ा ना भी हो लेकिन अगर उसमें ये पाया जाएगा, अगर वायरस उसके खून में, ब्लड में, गोश्त में, तो गोश्त बनाते हुए अगर आपके हाथ में कोई जख्म है या कोई ब्लीडिंग हो रही है या कहीं से कोई टूटी हुई स्किन है तो उस टाइम आप ग्लोव्स ज़रूर डालें। खास तौर पे जो ज़बह करने वाले लोग हैं या जो घर में कच्चे गोश्त को जो साफ करते हैं उनको उस टाइम थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। और इस वजह से, लेकिन ये है कि जो अलामत है उसमें अगर ये इंसानों को लग जाता है तो हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, 103, 104, 105, बहुत ज़्यादा जो है ना वो जॉइंट्स जो हैं वो उनमें पेन होना शुरू हो जाता है, सांस की तकलीफ आना शुरू हो जाती है, और बहुत ज़्यादा मामलात में डेथ वाक़या हो जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर अलामात ज़ाहिर हो गई तो फिर फौरी तौर पर करना क्या चाहिए, क्योंकि वैक्सीन तो इसकी है नहीं, तो तिब्बी इमदाद के तौर पर क्या हमें करना चाहिए, क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, कोई इस हवाले से आपके पास? जो टर्शरी लेवल की हॉस्पिटल है, जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, जो टर्शरी लेवल जिनको हम कहते हैं तीसरे दर्जे की हॉस्पिटल है, वहाँ पे इसके खातर ख्वाह इंतजाम होते हैं, और फ़ौरन जो महकमा सेहत है उसकी जो टर्शरी हॉस्पिटल है उसमें रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आप जानवरों के साथ रह रहे हैं और कोई 2-4 दिनों में आपने जानवरों के साथ हैंडल किया है और आपको बुखार आ गया है तो फ़ौरन आप हॉस्पिटल चले जाएं, और वहीं से आपकी तस्दीक हो जाएगी। सबसे पहले वो टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि वायरस की कोई इलाज नहीं होती, वायरस की एहतियात होती है। बहुत लिमिटेड है वायरस हैं जिनके हम ब्लॉक कर लेते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, लेकिन वायरस की फिर सिम्प्टोमेटिक, अगर आपको बुखार है तो बुखार की दवाई दी जाएगी, अगर आपको कहीं से खून आ रहा है तो खून को स्टॉप करने के लिए दवाई होगी, कहीं आपको सांस में तकलीफ है तो सांस, तो वो तब होगा जब कोई बड़ी अस्पताल जो टर्शरी लेवल की जहाँ पे सारे इंतजाम हैं वो आपकी जान को बचा सकते हैं, वरना फिर आपकी जान को बचाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप कोई छोटी मोटी अस्पताल में चले गए, कहीं आपने वैसे ही जाके जो हमारी आदत है कि काउंटर से कोई दवाई ले ली और वैसे घर में सो गए, तो अगर आपका जानवरों से कुछ ताल्लुक पड़ा है और फिर 3-4 दिन में ही आपके पास थोड़े से ऐसे असरात आने लगे तो आप फ़ौरन जो है वो महकमा सेहत के जितने भी अच्छी अस्पताल हैं, बड़ी अस्पताल हैं, उनमें ज़रूर रब्ता करें। ऑब्वियसली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी डॉक्टर साहब बता दीजिए कि मतलब अभी तो जो घर में पालतू जानवर होते हैं या जो आवारा जानवर होते हैं गली मोहल्लों के अंदर, तो उस हवाले से ज़ाहिर है ये तो ज़िम्मेदारी आम लोगों पर तो नहीं वायद होती, लेकिन वहाँ पर रहने वाले रिहायशी उनको क्या एहतियाती तदाबीर, क्योंकि अब अगर वो जानवर आएंगे घरों में तो कुछ ना कुछ तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए ना। सबसे पहली बात यह कि देखें, फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने ताकि कोई कीड़ा आपको वहाँ से उठ के आपको ना काटे। उसके अलावा जब भी करें तो कोशिश करें अगर आपको पास कोई कंफर्टेबल ग्लोव है वो पहन लें। तीसरी बात यह कि अगर आप कोई कहीं पे भी किसी जानवर के ऊपर इस तरह का जो खून चूसने वाले टिक्स वगैरह होते हैं, अमूमन यहाँ पे जो कंधा होता है वहाँ पे होते हैं, या फिर नीचे जो सॉफ्ट स्किन है वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे अगर नज़र आए तो और ज़्यादा एहतियात तदाबीर करें, मच्छरों से अपने जानवरों को बचाएं और कोशिश करें कि स्प्रे करें। अब ये स्प्रे ऐसा नहीं होता जिस तरह हम घरों में करते हैं, और हम जितने भी मुतल्लिका जो डिस्ट्रिक्ट की ठीक है, हमें एहतियाती तदाबीर का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने किया और यकीनन ईद उल करीब है तो ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जिस पर हमें अमल करना चाहिए, वरना ये कोंगो वायरस आपके लिए ख़तरे का बाइस बन सकता है। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम आपको खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ मॉर्निंग में, और बड़ी अहम खबर मैं तमाम व्यूवर्स से शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप तक पहुँचाना हम पर फ़र्ज़ भी है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से अब ये फ़ैसला किया गया है कि वो ख़वातीन
जो जिनके पास महरम नहीं है वो बग़ैर महरम के जो फरीज़ा हज है उसकी अदायगी के लिए वो सऊदी अरब जा सकती हैं, लेकिन मशरूत शर्त रखी है, मशरूत इजाज़त दी है। मशरूत इजाज़त इस तरह से दी है कि ख़वातीन या शोहर या जो भी मुलव्वस है घर में मुयसर है उसके तहत वो इजाज़त लेकर अगर वो इजाज़त देता है तो फिर वो ख़वातीन बग़ैर महरम के हज के अदायगी के लिए रवाना हो सकती हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से अब इजाज़त दे दी और गई। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि तब भी इजाज़त है कि अगर उस औरत को अंदेशा ना हो कि रास्ते में कोई फसाद हो सकता है, कोई हाँ। ऐसी चीज़ हो सकती है, तो ये कुछ मशरूत इजाज़त दी गई है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके वक्त का। अल्लामा साहब, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने ये जो ख़वातीन को बग़ैर महरम के मशरूत इजाज़त दी है, आप रहनुमाई फरमाइएगा, क्या कहेंगे इस फैसले को नज़रियाती काउंसिल के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें कुरान और सुन्नत की जो रहनुमाई है उसको देखना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं, दो नहीं, मुतअद्दिद अहादीस हैं कि कोई औरत 3 दिन से ज्यादा सफर महरम के बगैर ना करे, और फिर दूसरी हदीस है 2 दिन से ज्यादा ना करे। इन तमाम हदीस को अगर जमा किया जाए तो ये बात नजर आती है कि 1 दिन का सफर औरत बगैर महरम के कर सकती है, वो भी उस सूरत के अंदर अगर हिफाजत की, ये जो आपने अभी दिबाचा और तमहीद मान दिया कि हिफाजत का इंतजाम हो, मुकम्मल सिक्योरिटी हो और उसको खतरे का अंदेशा ना हो, तो वो सफर तो 1 दिन से ज्यादा का शरीयत और कुरान और सुन्नत में साबित नहीं है। जहां तक बात यह है कि ये औरत को हाज के ऊपर भेजने, गैर महरम के यानी महरम के बगैर भेजने का जो इजाजत का सवाल है, हम ये समझते हैं कि यह सरासर खिलाफ शरीयत है, खिलाफ कुरान और सुन्नत है। उसकी एक वजह ये है कि कौन गारंटी दे सकता है कि औरत महफूज है मुकम्मल तौर पे, या औरत उस सफर में फितने का अंदेशा नहीं है। ये बात बड़ी लगव है कि आप किसी हुक्म की इल्लत बयान करें और इल्लत की बुनियाद के ऊपर फतवा दें। कई हुक्म जो शरीयत के हैं उनकी इल्लत मालूम होती है, और कुछ अहकाम ऐसे भी हैं उनकी इल्लत मालूम नहीं होती। हुक्म मानना फर्ज होता है। मसलन मर्दों के लिए टखने से ऊपर जो है शलवार रखना, ये शरीयत में है। अब मुझे बताइए इसकी क्या इल्लत हो सकती है? एक इल्लत तो यह है कि इसमें तकब्बुर की कमी है, लेकिन अगर तकब्बुर ना हो तो इसका मतलब है वो चीज जायज हो जाए। यानी इल्लतों की बुनियाद के ऊपर मसाइल का बदल जाना, ये कोई माकूल और मुनासिब बात नहीं है। शरीयत ने वादे तौर पे कह दिया कि आपने महरम के बगैर सफर नहीं करना, तो आप कैसे इजाजत दे सकते हैं कि महरम के बगैर औरत सफर कर ले? ये कतन दुरुस्त और जायज बात नहीं है। आप किस तरह की गारंटी दे सकते हैं कि पूरे 40 दिन का सफर है, 35 दिन का सफर है, औरत को कोई ऐसी जरूरत, कोई ऐसी हाजत, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा फितना नहीं पेश आ सकता कि जिसके अंदर उसको उसके महरम की जरूरत पेश ना आए? बुनियादी तौर पे ये जो इस तरह के फतवे दिए जाते हैं, इनके पीछे वो सवाल होते हैं कि एक औरत है 60 साल उम्र क्रॉस कर गई है, 70 साल उम्र क्रॉस कर गई है, हज करना चाहती है, उसका कोई महरम नहीं है। इस तरह के जो मसाइल होते हैं जहाँ पे शादी का इम्कान नहीं है, उन मसाइल के अंदर कोई बंदा कंसेंसस पैदा कर ले, इज्तिहाद पैदा कर ले, ये तो अलग बात है। लेकिन एक जवान औरत को आप ये इजाजत दे दें कि आप बगैर महरम के चली जाएं। अल्लामा साहब, जो सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसकी जानिब से जो 2022 में जो हुक्मनामा जारी किया गया था, उसके मुताबिक जो एज का तयन रखा गया था वो 45 ईयर्स था। 45 साल तक के जो ख़वातीन हैं उनके लिए महरम लाजिम है, उनके उसके बगैर वो सफ़र कर सकती हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। चले मैं कहता हूँ 60 साल 45 साल भी एज, क्योंकि ये कुरान पाक में जो इस तरह के अहकाम आते हैं उसमें वल्लाही या इफ्सना का लफ्ज़ आता है कि ऐसी औरतें जिनका याम बंद हो जाएं। पर्दे के अंदर भी तखफीफ उन औरतों को जाके होती है कि जिनके ये जो मखसूस याम होते हैं वो खत्म हो जाए, यानी शादी की ख्वाहिश, रग़बत, हाजत ही बाकी ना रहे, फिर कुछ अहकामात साकत हो सकते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन यहाँ पे आप 45 साल की औरत को, 40 साल की औरत को, और अभी ये जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो आपने फैसला, इसमें तो उनका तयन ही नहीं है, हर औरत को इजाजत है। तो आप ये कैसे गारंटी दे सकते हैं कि वो यानी फितने के अंदर मुब्तला होने का इम्कान नहीं है या उसकी सिक्योरिटी? तो अल्लामा साहब, वैसे तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में बड़े जय्यद उलमाए कराम मौजूद होते हैं, सब ने मिलकर ये फैसला किया है। फिर आप क्या समझते हैं कि अगर इसमें इतने इबाम हैं, जिसका बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि अंदेशे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, कौन मेक श्योर करेगा कि अंदेशा होगा या नहीं होगा? और फिर इसमें तो टोलियों की सूरत में फिर जाते हैं, उसमें महरम के साथ गैर महरम भी होते हैं, तो बहुत से इसके अंदर सवालात तो जन्म ले रहे हैं। तो सर, ये तो फिर पूरे की पूरी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के ऊपर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है।
इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने माजी में भी चंद ऐसे फैसले किए हैं कि जिसके ऊपर बाद में उलमा ने उनको इस बारे में तंबीह की कि आपका ये फैसला दुरुस्त नहीं है, उन्होंने उन फैसलों से रुजू किया। तो मैं ये समझता हूँ ये फैसला भी उन्हीं फैसलों में शामिल है कि पाकिस्तान के जितने भी उलमा हैं वो इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हो पाएंगे और उम्मीद है कि ये नजरियाती कौंसिल इसके ऊपर अपना रुजू करेगी। अलामा साहब, जब कोई शख्स कोई महरम है या नामहरम है जिनको हम नहीं जानते, जब कोई फरीज़ा हज की अदायगी के लिए या उम्रा की अदायगी के लिए जाता है तो ये फ़ाशत और इस तरह के ख़यालात और इन सब से वो ख़ुद को पाक करने के लिए तो जाता है। और हमने कोई इतना बड़ा कोई इंसिडेंस ऐसा देखा भी नहीं है कभी उम्रे में या हज में ख़वातीन के साथ कोई पेश आया हो, कोई बदतमीज़ी बदसलूकी या खुदा न ख्वास्ता कोई मिसप्लेस हो जाना या कुछ ऐसे वाक़यात तो हुए नहीं हैं। मैं ये बात समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बारे में अहकामात बड़े बात जब एक मर्द हो एक औरत हो, ये सही हदीस है। और तीसरा जो है अगर उनका महरम मौजूद नहीं है तो तीसरा शैतान। अब मुझे एक बात बताएं कि एक बंदा जा हज पे रहे और अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर ले, इसका क्या फायदा? तो मैं तो ये जरूरी समझता हूँ, आप खुद अंदाजा लगा लें, एक जवान औरत बगैर महरम के अगर किसी सफर में चली जाती है तो फितने का अंदेशा है। वो अलग बात है कि इंसान को ये ट्रेनिंग खाना काबा के अंदर भी ये ट्रेनिंग मौजूद है। मर्द और औरत इसीलिए इकट्ठे तवाफ करते हैं कि यहाँ पे इंसान अपने दिमाग के अंदर फासद और बातिल ख्यालात को रोकने की प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस है ये, लेकिन वो मस्जिदुल हराम के अंदर प्रैक्टिस है। लेकिन उससे पहले का जो सफर है वो तो पाकिस्तान में है, एयरपोर्ट पे है, एयरपोर्ट पे उतरना भी जरूरियात हैं, हाजात हैं, बेपर्दगी के इम्कानात हैं, हराम के कुछ प्रोटोकॉल हैं, ज़वाबित हैं, वो महरम के बगैर मुमकिन ही नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब, सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के फ़ैसले के हवाले से कहा है कि ये फ़ैसला मुनासिब नहीं है, इस पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को रुजू करना चाहिए क्योंकि महरम के हवाले से बहुत हदीस हैं जो इस फ़ैसले की नफ़ी करती हैं। हम नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हाजिर होते हैं ब्रेक। और नाज़रीन अब कुछ बात करेंगे मेयर के इलेक्शंस के हवाले से। फाइनली अब से कुछ देर के बाद जो है मेयर का इंतखाब होना है। कांटेदार मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों के साथ, जबकि एक तरफ जमात इस्लामी और उनके इत्तेहादी हैं, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादी हैं। दोनों जमातें दावा तो कर रही हैं कि मेयर हमारा होगा। अगर नंबर गेम पर बात करें, नंबर गेम के लिहाज से जमात इस्लामी को सबकत हासिल है, जबकि पीपल्स पार्टी दूसरी जानिब भी ये दावा कर रही है कि आज ऐवान में नंबर्स हमारे ज्यादा होंगे, हम ही कामयाब होंगे। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया टॉक भी किया इस हवाले से, आपको वो सुनाते हैं। का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी सपोर्ट का हिमायत का इजहार किया और इंशाल्लाह आज हम अपने नंबर्स पूरा करेंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। मैं जमात इस्लामी के दोस्तों को भी कहूँगा कि हार और जीत गेम का हिस्सा होती है। अगर जीत जाएं तो बिल्कुल खुश हों, लेकिन अगर आप नहीं जीत पाते तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के प्रोसेस को मुतनाज़ा ना बनाएं और माहौल को ख़राब ना करें। बड़ी मुश्किल से शहर के माहौल को बेहतर किया गया, शहर की सिचुएशन को बेहतर किया गया। हम सब की प्रायोरिटी सिर्फ एक 184 वोट्स चाहिए है मेयर मुंतखब होने के लिए, सादा अक्सरियत चाहिए है। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आफ्ताब मुगीरी हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब मुगीरी, बताइएगा, जमात इस्लामी भी दावा कर रही है लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी किस तरह दावा कर रही है? गो के कुछ जो जमात इस्लामी है उसके इत्तेहादी जमात के कुछ अरकान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो आज के वोटिंग अमल में हिस्सा नहीं लेंगे। आप तो वहाँ पर मौजूद हैं, क्या माहौल देख रहे हैं, क्या जोशो खरोश है और कौन सी पार्टी ज़्यादा पुरुमीद आपको नज़र आ रही है आज? देखिए जी, इस वक्त अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि उनका मेयर होगा, यानी कि मुर्तज़ा वहाब। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब आ चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो जेलों में मौजूद थे वो भी इस वक्त आ चुके हैं। इसके साथ साथ हाफिज़ नईम से थोड़ी देर पहले PNN ने जब बात की तो उन्होंने दावा किया कि उनको अक्सरियत हासिल है और शाम तक जो है वो कह सकते हैं कि अगले मेयर कराची के वही होंगे। मगर इस वक्त जो है मुर्तज़ा वहाब, अगर कैमरामैन मेरा दिखाए कि इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब बाज़ाब। इस वक्त तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान जो हैं इस वक्त पहुंच चुके हैं और इस वक्त मुर्तज़ा वहाब जो है लोगों से बात कर रहे हैं, मीडिया से। मैं कोशिश करूंगा कि आपके थ्रू जो है वो दुनिया तक पहुंच सके। खामोशी के साथ
मुर्तज़ा वहाब मीडिया टॉक कर रही हैं और दावा तो पीपल्स पार्टी यही कर रही है कि अब हमारा ही मेयर होगा, और बाकी अगर हैदराबाद और बाकी जगहों की बात करें तो वहाँ पर बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी जब 155 अराकीन काउंसिल हमारे मुंतखब हुए। 14 अराकीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं, 4 अराकीन जो हैं वो JUI फजलुर रहमान ग्रुप के हैं। 173 का नंबर हमारा पूरा होता है। जमात इस्लामी को 130 नशिस्तों पर कामयाबी हुई है, उनको 130 अराकीन उनके पास हैं। अगर वो हमारे नंबर को पूरा कर जाते हैं 100 बिस्मिल्लाह, मैं उनको खुद मुबारकबाद पेश करूंगा। अगर वो अब हमारे नंबर को क्रॉस नहीं कर पाते तो उन्हें हमारे मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। इल्ज़ामात को तर्क करके आज शाम के बाद हम सबको मुत्तहिद होकर चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करनी चाहिए कि कराची का क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, कराची का अगले 50 साल का क्या मंसूबा होना चाहिए। मैं बार बार इस बात पर मैंने जोर दिया कि कभी भी नईम उर रहमान साहब ने ये नहीं कहा कि कराची के मसाइल हल कैसे होंगे, कराची के लिए 50 साल का क्या मंसूबा होना चाहिए। मैं बार बार इस बात पर मैंने जोर दिया कि कभी भी नईम उर रहमान साहब ने ये नहीं कहा कि कराची के मसाइल हल कैसे होंगे, कराची के लिए एजेंडा क्या है। मैं कहता हूँ इल्ज़ामात से बाहर निकले, इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके जो उसका सस्टेनेबल हल निकल सकता है, सोल्यूशन निकल सकती है। बहैसियत सियासी जमात मैं इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि हम उस बात के ऊपर राज़ी हैं। आज भी हमें पता है हमारे नंबर पूरे हैं। हमने अपने अराकीन को नहीं बुलाया जो एक्स्ट्रा थे, जो अराकीन हमारे काउंसिल में इलेक्टेड हैं वो आए हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPAs हैं, MNAs हैं, हमारे कारकुनान हैं, ओहदेदार हैं, वो यहाँ पर नहीं आए। हमने कोई अपना कैंप बाहर नहीं बनाया। मैं सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कोई कन्फ्रंटेशन हो, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ कोई आज लड़ाई झगड़ा हो। अफाम व तफहीम के साथ पोलिंग का प्रोसेस होना चाहिए। जो हम पे इल्ज़ामात लगा रहे थे प्रेशर का, आज हमने एक और चीज़ साबित की। कमीशन का हुक्म आया, अदालत का हुक्म आया कि जो अंडर कस्टडी अराकीन हैं उनको पेश किया जाए। आपके सामने उन अराकीन को आज पेश किया गया है। तो एब्सोल्युटली हम कमिटेड हैं कि पोलिंग का प्रोसेस अफाम व तफहीम के साथ हो और इंशाअल्लाह जिसके पास नंबर है वो आ जाए, जिसके पास नंबर नहीं है उसका एहतराम करे और फिर मिलकर लोग इस शहर कायद की खिदमत करें। अच्छा, क्या आप इंतजामात से मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक आपने मुलाहिज़ा की है और वो बॉडी लैंग्वेज तो यही शो कर रही है कि मे बी ही कुड बी द मेयर ऑफ कराची, बट स्टिल कराची के मसाइल हल होंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो टैक्स पेयर पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि अपना टैक्स चोरी करते हैं, बचाते हैं कि हुकूमत को टैक्स ना देना पड़े, जिसमें रियल स्टेट एक साल के अंदर तकरीबन 500 अरब का टैक्स तो इन्होंने ही चोरी किया है, टैक्स अदा नहीं किया। फिर सिगरेट्स, उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज, रियल स्टेट का तो सबसे बड़ा एक हल्का है ना। और यहाँ पर तो जब देखे जिसके पास पैसा है वो अपनी सोसाइटी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 956 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। तो ये बहुत अलार्मिंग फिगर है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए टैक्स एक्सपर्ट हमीदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह साहब आपके वक्त का। हमीद साहब बताइएगा कि आखिर ये जो टैक्स चोरी है इसकी बुनियादी वजह क्या है? कानून कमज़ोर हैं या फिर कोई मैकेनिज़्म ऐसा है, कानून ही कोई ऐसा मौजूद नहीं है जो टैक्स चोर होते हैं उनको रिलीफ मिल जाता है? थैंक यू, आपने बुलाया। इसमें यह है कि जो गवर्नमेंट है इस वक्त उनके अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनके ही एक कन्फ्लिक्टिंग जो है ना व्यूज़ हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं रियल स्टेट में 500 अरब का टैक्स चोरी होता है। इसाक डार साहब ने उनको रिलीफ दिया है टैक्स क्रेडिट में कि जी 5 मिलियन या 20% ऑफ टैक्स विच एवर इज लेस आपको हम देंगे। तो फिर अगर टैक्स चोरी अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसको रिलीफ देंगे तो ये किस तरह फिर चलेगा? इट मीन्स कि दोनों साइडों से फिर कुछ तो है, या इसाक डार सही है या ख्वाजा साहब सही हैं। तो जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना उससे ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट है ना कंट्री की इकानमी का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट होता है। और दूसरा कि जो ट्रस्ट डेफिसिट तो ऑलरेडी है, जितना भी टैक्स पेयर है उसके लिए कोई फैसिलिटेशन है नहीं। दूसरा जो टैक्स लॉज हैं उसमें इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं कि जो हमारे सीनियर एक्सपर्ट्स हैं उनको भी समझ नहीं आती, उतनी देर में चेंज हो चुका होता है। जब आपकी कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, आज आप कहते हैं कि हम ये फैसिलिटेशन देंगे, हफ्ते बाद पता चलता है कि कोई नई चीज़ आ गई है, तो वो किसी को भी समझ नहीं आती। अब जिस तरह जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उसी के ऊपर ही अगर आप बर्डन अप करते रहेंगे, आपने बोनस शेयर पे टैक्स लगा दिया, आपने सुपर टैक्स को बढ़ा दिया, आपने विद होल्डिंग के टैक्स के जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं, तो आप तो वो यानी उनको ब्रीथ जो स्पेस है वो ही नहीं दे रहे, तो नया लोग कैसे आएंगे? इसी तरह आपने जो टियर 1 में ब्रांड्स आए थे
उनका जो सेल टैक्स का रेट है 12 से 15% कर दिया, तो लोग तो डॉक्यूमेंटेशन में कभी नहीं आएंगे। जब आप स्क्रू अप करेंगे, उनकी फैसिलिटेशन नहीं है, होना ये चाहिए था कि जो लोग ऑलरेडी आ गए उनका हम सेल टैक्स 12 से 10% कर रहे हैं, नए जो आएंगे उन हमको 12% करेंगे, और जो नए लोग आएंगे उनको ये फैसिलिटेशन देंगे। इसी तरह अभी एक अनअनाउंस्ड एमएनएसटी स्कीम है कि आप $100 100,000 अगर लेके आते हैं आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब उसके ऊपर आप IMF प्रोग्राम में भी हैं और वो टोटली यानी वायलेशन है उस प्रोग्राम की जो क्लासेज हैं। तो इसको अगर करना भी था तो इसको कोई और शक्ल से करते, फैसिलिटेशन भी होती, वो भी आ जाता। अब ये जहाँ पर 956 अरब रुपए की, सर अगर 956 अरब रुपए की आप टैक्स चोरी कर रहे हैं और आप अपने इस साल के टैक्स का हदफ जो है वो तकरीबन कर रहे हैं 9,200 अरब रुपए, आप इतनी चोरी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हाईली अमाउंट टैक्स का एक लेवल रख रहे हैं, और फिर उसके बाद आप, जैसे आपने भी एक एग्जांपल दिया है कि इस रियल एस्टेट पे इसहाकडार ने उनको एक तरह से एक एमनेस्टी दी है ना, तो किस तरह से आप उस टैक्स को अचीव कर सकेंगे? हर साल हम जो टारगेट सेट करते हैं अचीव तो करते नहीं है। नहीं देखें ना, इस साल का 7,000 अचीव नहीं हो रहा। अब आप 28% रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो किस बेस पे कर रहे हैं? आपके 3 मेजर सेक्टर हैं कंट्रीब्यूशन वाले, आपका सर्विसेज सेक्टर है, आपका एग्री सेक्टर है, आपका इंडस्ट्री सेक्टर है। और लास्ट अगर जो अभी सर्वे इन्होंने इकोनॉमिक पब्लिश किया है, वो अगर उसके लास्ट ईयर को देखें तो ऑलमोस्ट 7% एवरेज ग्रोथ थी, जो कि अब ऑलमोस्ट माइनस में है। तो जिन्होंने टैक्स देना है वो माइनस में बिजनेस हो गया, आपकी इकोनॉमी टोटल श्रिंक हो गई, आप जो है ना बिला वजह का जो है ना वो रख रहे हैं, और सिर्फ वो एक प्रिडिक्शन है कि जी हम ये कर लेंगे। बाकी आप ये ऑलमोस्ट आप लिख लें बेशक इसको ना, मिनिमम 3 से 4 जो है ना मिनी बजट आएंगे। ओके, पॉसिबल ही नहीं है कोई उसमें कोई टैक्स बेस। IMF का भी आज का अगर वो देख लें तो वो इसी चीज़ पे चीख रहे हैं कि टैक्स ब्रॉडनिंग के ऊपर, कोई प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर मेयर्स ही नहीं है। आप जब मेयर्स ही नहीं कर रहे हैं, टैक्स कैसे बढ़ेगा? और मैं लास्ट यानी काफ़ी दूसरे चैनल्स पे भी ये बात कर चुका हूँ कि लास्ट 5-7 ईयर से वी आर लिसनिंग कि FBR नादरा के साथ मिलके दे हैव डाटा 14 to 20 मिलियन न्यू टैक्स पेयर, जो कि आपके विद होल्डिंग से, आपके रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन से, आपके व्हीकल परचेज से इकट्ठा हुआ है। तो व्हाई डोंट यू टेक देम सीरियसली? कब करेंगे? यानी इस वक्त वी आर ऑन द एज ऑफ डिफॉल्ट। कोई इन्वेस्टर, दूसरा है कि आपका जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सेटअप चल रहा है, किसी को इसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। तो जब ट्रस्ट नहीं होगा तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि जी कोई टैक्स देगा और आपके पास इन्वेस्टर आएंगे? हैं जिनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो देखें पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, हमारे कोई फोर्सेस किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है, हर बंदा दूसरे को कॉर्नर पे कर रहा है। बेनिफिट अब लास्ट अगर 1.5 ईयर ऑलमोस्ट हो गया PDM कोएलिशन गवर्नमेंट को, और 18th अमेंडमेंट के बाद एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंसेस। देन हाउ यू कैन कैरी 80 मेंबर्स जो है ना पारा वो मिनिस्ट्री, 80 मिनिस्टर, लोगों को कैसे यानी ट्रस्ट होगा जब आपका अपना तो सब कुछ चल रहा है? लोगों को कह रहे हैं कुर्बानियां दें, फ्लड एरिया में हुआ है, फिर आपका आटा स्कीम थी, आपके अपने मिनिस्टर, आपके अपने सीनियर जो यानी पार्टी मेंबर्स हैं, दे सेड कि जी 40-50% की उसमें वो हुई है, करप्शन हुई है। तो कैसे यानी लोग आएंगे जब आपका अपने लोग कह रहे हैं कि आप करप्शन कर रहे हैं? सबसे हमारा बड़ा इशू ही करप्शन है, रूल ऑफ लॉ है, वो नहीं होंगे कौन इसमें आएगा? इस वक्त तो हर बंदा अपनी इज्जत बचाने को उसमें लगा हुआ, टैक्स क्या देगा? सर व्हाट डू यू थिंक, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर टैक्स चोरी सबसे ज़्यादा होती है? ये आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसको गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, FBR का जो सिस्टम है वो प्रमोट करता है, लोगों को इनकरेज करते हैं, लोगों को फोर्स करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ही इसमें। जब आप टैक्स पेयर हैं, आपको कौन सी आज तक कोई फैसिलिटेशन मिली है? Nothing. FBR के ऑफिस में जाएं, कोई आपको मुंह नहीं लगाता। बिल्कुल कौन ये नहीं आएगा? देखे FBR जो है ना, हमारे एम्प्लॉइज है ना, हम टैक्स पे करते हैं, दे आर गेटिंग द सैलरी। जब हम वहाँ जाएं तो हमें प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। जब कुछ हो गई नहीं, हम क्यों जाएं वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करें? अभी आपको यही आप देख लेना Tier 1 वाला, अगर आपने जो आ गया हुआ गलती से, उसी को आप स्क्रू अप कर रहे हैं कि जी आपने 12 से 15% कर दिया। किस बेस पे? कि वो डॉक्यूमेंट हो गए। जो नहीं हुए हैं, आपने 6 सेक्टर जो है ना उनको वो किया था कि जी हम ट्रेसिंग पे जाएंगे, ये सिस्टम POS या बाकी सारे हम लगाएंगे, उनको ट्रांजैक्शन को ट्रेस करेंगे, एक पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सेक्टर आपने बढ़ा दिए। जब आपने अपने लॉ इम्प्लीमेंट नहीं करने और हर रोज़ नया लॉ लेके आना है, तो कौन सिस्टम का पार्ट बनेगा? तो सर आप नहीं समझते कि टैक्स कॉम्प्लिकेशंस ही इतनी हैं, जो एक टैक्स पेयर है उसकी राह में वो भी बहुत बड़ी रुकावट है? सिंपल अगर तरीकाकार हो, इसमें बेहतरी हो सकती है रेवेन्यू में। सबसे बड़ी ये है कि ईज़ ऑफ
दें, लोगों को फैसिलिटेट करें और लोगों को अवेयरनेस दें। Yes. यहाँ पे तो कोई आपका एक डॉक्यूमेंट दूसरे के साथ जो है ना कन्फ्लिक्ट करता है। शबर साहब आए थे, हमने एक प्रपोज किया कि जो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है उसको भी आप ऑनलाइन करें। हम वहाँ पे जाते हैं तो बिला वजह उसमें ABC चीज़ें शामिल होती हैं। ख्वारी के अलावा जो है ना कास्ट बहुत ज़्यादा है कि जी उन्होंने आना है, विजिट करना, वो विद इन 3 और 4 डेज उन्होंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया। काफ़ी सारी चीज़ें जब तक ये टोटल डिजिटाइज नहीं होगा, आप किसी भी कंट्री जो सक्सेसफुल हैं, डेवलप हैं, उनका सिस्टम उठा के इम्प्लीमेंट कर दें। अपने तजर्बे क्यों कर रहे हैं? हर साल आप वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से या लोगों से जो है ना रिफॉर्म्स की मद में पैसे ले रहे हैं और ज़ाया हो रहे हैं। एक आज तक किसी जगह पे हम पहुंचे? बिल्कुल ठीक है। आप किसी भी सक्सेसफुल मॉडल को कॉपी करें और इम्प्लीमेंट कर दें, अक्रॉस दी बोर्ड करें। ये नहीं है कि जी कोई ऊपर है कोई नीचे है। जब ऊपर वाला पहले आएगा तो नीचे वाला भी उससे मोटिवेट होगा। वो दूसरा है कि हमने कोई नेशनलिज्म के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, लोग जो है ना सारे मुफाद पर। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मतलब आपने पहले लोगों को कोई फैसिलिटेट दिया है जो बाकी लोग उसको इनकरेज होंगे और आएंगे। आपने तो पहले लोगों पर मजीद बर्डन डाल दिया है, तो बाकी लोग तो खुद ब खुद कहेंगे कि हमें क्या जरूरत है फाइलर होकर टैक्स पे करने। मंडे एक दूसरे चैनल पे भी ये बात कर रहा था कि यार आप टैक्स पेयर जो बड़े हैं एटलीस्ट उनको रिकग्नाइज करें, उनको फैसिलिटेट करके जी आपको हर चीज घर के एब्सोल्युटली, और फिर तभी तो लोग इनकरेज होंगे। हर बंदा देखेगा और उसको आप पब्लिसाइज करें, उसको पब्लिसाइज करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हम आगे बढ़ते हुए आपको एक खबर जो देते हैं, बड़ी अच्छी खबर है विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट में KPK से पहली खातून जज जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट की जज बन चुकी हैं। इससे पहले भी हमने देखा है मुसर्रत हिलाली साहिबा, बलूचिस्तान में भी हमें ये एग्जाम्पल देखने को आई। तो अच्छी बात है ना ऐसे खवातीन को इनकरेज करना और आगे लेकर आना। वैसे पाकिस्तान के क्रेडिट पे सबसे पहले एक और अहम चीज भी है कि पहली खातून वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ भी पाकिस्तान को हासिल है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एट द एज ऑफ 35 शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और बड़े कहते हैं तोहमत परस्ती के औरत की हुक्मरानी हम नहीं मानते, लेकिन कैसी वो बहादुर खातून थी कि उन्होंने फिर हुक्मरानी कर कर भी दिखाई है। खैर अभी मुसर्रत हिलाली साहिबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जज तैनात हो गई हैं। मुतफ़िका तौर पर इसकी मंजूरी जो है वो दे दी गई है। 8 मई को सदर आरिफ अलवी साहब ने मंजूरी दी थी बतौर उनकी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तैनाती की, और अब वो सुप्रीम कोर्ट की भी जो है। अच्छा, मुझे वो खुशी ये हो रही है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का पैनल बैठेगा, बेंचेस बनेंगे, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े केसेस की समाअत होती है कि सुप्रीम कोर्ट के ये इतने बेंच हैं और इतने मेंबर्स हैं, उसमें अब उसमें एक खातून की भी होगी, एक औरत की आवाज़ भी होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम जो हमारे सीनियर जजेस हैं वो सब मेल हैं, तो एक खातून की एंट्री होना और उसके बाद जो बेंच में एक औरत की आवाज़ भी आएगी ना, तो ये बड़ी खुशआइंद अच्छा, बात इससे है। पहले पाकिस्तान के हवाले से ये बात की जाती रही है कि कुछ जो लोग हैं पाकिस्तान पर जो तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन को वो हुकूक हासिल नहीं है, पाकिस्तान में ख़वातीन को आज़ादी नहीं है। तो ऐसी जो खबरें हैं उन पाकिस्तान दुश्मनों के मुंह पर तमाचा भी है कि पाकिस्तान में औरत कितनी बाइख्तियार है। तो वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की भी जज तो मुसर्रत हिलाली साहिबा को हम भी अपने प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद देंगे। इसी तरह ख़वातीन का नाम रोशन है। और नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।